Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back. This is our lecture number 7 from atomic structure chapter number 5. तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को और उसी पे बेस था बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। और स्टूडेंट्स याद रखना बोहर को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ही वाज नोबेल प्राइज़ विनर एज वेल ऑन हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में उसने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस की उसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दिस इज डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यानी जो एटम के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन जो बोहर का मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन इस बेस पे कर पाया था क्योंकि उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं। जब तक वो अपने ऑर्बिट में रहता है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता, तो इस तरह एटम जो है वो स्टेबल रहता है। तो आज हम देखेंगे वो जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन का, के शेल का, एल शेल का, एम शेल का, एन शेल का या ओ शेल का, वो सेंटर यानी न्यूक्लियस से कितना दूर है, इसी चीज को आज हम मालूम करेंगे। और ये हम नहीं कर रहे, हम जस्ट इसको सिर्फ सीखेंगे, ये ऑलरेडी बोहर कर चुका है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एज्यूम के हमारे पास जो एटम है वो बिल्कुल सर्कुलर है, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है एटम का, ये सारा यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो सपोज करो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन है जिसका हम रेडियस फाइंड करना चाहते हैं, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के चार्ज को हम Ze पॉजिटिव से यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, Ze पॉजिटिव, Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, E न्यूक्लियस का चार्ज है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है हम उसको E नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और जो हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स वो ये वाला फासला यानी रेडियस है। वी आर गोइंग टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ रेडियस कि इस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन कितने दूर शेल के अंदर घूम रहा है, वो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ओके, और इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो आप सपोज कर लो v है, और जो इस इलेक्ट्रॉन का मास है वो आप m कंसीडर कर लो। ऑलराइट, सो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो वी हैव Ze पॉजिटिव जो कि है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ओके, और इसी तरह जो ये R है ये रेडियस है, रेडियस, ठीक है, जो हम फाइंड करना चाहते हैं। ये वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और ये जो E है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो ये पूरा ही लिख देता हूं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह ये जो V है ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 10⁻6 मीटर पर सेकंड की रेंज में होती है, 10⁻6 मीटर पर सेकंड की रेंज में, 2.1 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड ये नोन होती है। इसी तरह ये जो m है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स याद रखें, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमें पता है। देखें, हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता है जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो कि 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम था। जो चार्ज है न्यूक्लियस का वो वही चार्ज है जो प्रोटॉन का चार्ज है। रेडियस हमने फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हमें पता है 1.6022 × 10⁻19 कूलम है, जो मिलीकन ने मालूम किया था। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी मैंने आपको बताई 2.1 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ये सारी वैल्यूज हमें नोन है, वी आर ओनली गोइंग टू फाइंड रेडियस हियर। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जब दो चार्ज बॉडीज हो ना, सपोज करो एक चार्ज बॉडी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज बॉडी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज बॉडीज एक दूसरे को करेंगी अट्रैक्ट, क्योंकि ये ऑपोजिट चार्ज रखती हैं। अब जो न्यूक्लियस है उसका चूंकि मास ज्यादा है और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कम है, तो न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे खतरा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन आके कहीं न्यूक्लियस के अंदर फॉल ना कर जाए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और एक को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर रखने में उसको हेल्प करती है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस है, इसीलिए वो उसके गिर्द घूम रहा है। और यहाँ पे हम रेडियस फाइंड करना चाहते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया, दो चार्ज बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, उसके लिए हम जो लॉ यूज करते हैं वो है कूलम्स लॉ। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो फोर्स होती है F इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ,
ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या मैट्रिक में भी पढ़ चुके हो, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दिस इज कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो फोर्स है ना दो चार्ज बॉडीज के दरमियान जो एक्ट हो रही है वो उन चार्ज बॉडीज के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ये जो फोर्स लग रही है, यानी ये वाला जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स दोनों यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के चार्जेस की मैग्नीट्यूड यानी उनकी जो वैल्यू है उनके हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है r उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के है। तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे याद रख लें, चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, चाहे वो नेगेटिव की है चाहे वो पॉजिटिव की है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। एंड इफ वी टॉक अबाउट डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस, वो जितना ज़्यादा होता जाएगा उतनी फोर्स की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। जाहिर बात है चार्ज जितना दूर जाते जाएंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान या रिपल्शन कम होती जाएगी, और अगर हम उनके मैग्नीट्यूड यानी उनकी वैल्यू को बढ़ा दें, चार्ज की वैल्यू को, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो आई होप कि ये कूलम का लॉ जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे देखें ये जो Q1 है ये हमारे पास Ze पॉजिटिव है, आप इसको Ze पॉजिटिव कंसीडर कर लो, ये भी एक चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज चीज़ है। तो हमारे पास F इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो Q1 की जगह हम लिखेंगे Ze पॉजिटिव और Q2 की जगह हम लिखेंगे E नेगेटिव, और ओवर में क्या आ जाएगा R स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, देखो इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन यानी प्रोटॉन का जो चार्ज है आपस में वो सेम होता है, यानी इनके ऊपर जो चार्ज है वो एक जैसा है, लेकिन चार्ज की वैल्यू, सॉरी स्टूडेंट्स याद रखें, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू और प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू ये एक इक्वल है, लेकिन सिर्फ फर्क इनके साइंस का है, एक नेगेटिव साइन के साथ और एक पॉजिटिव साइन के साथ है। देखो हम ये चार्ज की वैल्यू पढ़ चुके हैं 1.6022 × 10⁻⁹ कूलम, ये होती है चार्ज की वैल्यू। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे नेगेटिव होती है और प्रोटॉन के लिए यहाँ पे पॉजिटिव होती है, बस इतना याद रखना है। तो जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस लेंगे तो फिर हम यहाँ पे इनकी जो ऊपर माइनस या प्लस वैल्यू है उसको तो कंसीडर नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ हमने ये शो करने के लिए लिखी हुई है कि एक पॉजिटिव चीज़ है और एक नेगेटिव चीज़ है, तो हम इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये था कि वी कैन स्क्वायर दिस Ze स्क्वायर, ओके, और R स्क्वायर। देखो मैंने E माइनस और E प्लस को स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये सिर्फ साइन है नेगेटिव और पॉजिटिव के, अदरवाइज जो वैल्यूज हैं इनकी सेम आती हैं, तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी वैल्यू होती है, परमिटिविटी, यहाँ पे ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, वैक्यूम, मैं सारा आपको समझा देता हूँ, और इसकी यहाँ पे वैल्यू है 8.84 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। देखो हमारे पास ये पॉजिट्रॉन है यानी न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान यहाँ पे वैक्यूम है यानी खला है, उस खला की कितनी परमिटिविटी है कि वो इस प्रोटॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की इजाजत दे, तो ये कहलाती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये यहाँ पे एयर भी हो सकती है या कोई भी और मीडियम हो सकता है। तो कहने का यहाँ पे मतलब ये था कि आपको ये जो इनके दरमियान स्पेस है जिसको हम वैक्यूम कह रहे हैं वो क्या रुकावट तो नहीं कर रही, और वो जो रुकावट कर रही है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने में वो इतनी है, वो ये वाली फोर्स है। ओके, तो इसको कहते हैं हम एप्सिलॉन नॉट, और ये कांस्टेंट वैल्यू है किसी भी मीडियम के लिए। मीडियम टू मीडियम ये चेंज होती है, मतलब वैक्यूम के लिए और होगी, लिक्विड के लिए और होगी, सॉलिड के लिए और होगी। पाई ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू जिसका आपको पता है 3.14 वैल्यू होती है इसकी, 4 ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। जी एटॉमिक नंबर है, वो किसी भी एटम का हो सकता है। ई चार्जेस हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और आर जो है वो हमने फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे फोर्स क्या लग रही है इसका भी हमें आइडिया नहीं है, तो पहले हम इस फोर्स को सॉल्व करते हैं। इसको मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझ के करने वाला टॉपिक है। तो देखें मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो ये जो फोर्स है ये एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं दिस F इज इक्वल टू mv² ओवर r। आपको ये तो पता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला,
तो ये जो फोर्स यहाँ पे लग रही है ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. सो वी कैन पुट हियर mv स्क्वायर ओवर r इंस्टेड ऑफ f. तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन 1, mv स्क्वायर ओवर r विल बी इक्वल टू, ये मैं इस तरह लिख दूं, देखो ये जी स्क्वायर और 1 ऊपर ज़रब हो रहे हैं तो जी स्क्वायर ही मैंने लिख दिया और नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आ गया यहाँ पे r स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स यू कैन चेक हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मुझे जल्दी जल्दी बताएं. शाबाश, हम r की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस r. लेकिन यहाँ इस इक्वेशन में 2 r आ गए. तो अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है तो हम इस r को सिंगल r में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, किस तरह करना है. देखो यहाँ पे जो r स्क्वायर है इसको इस तरफ ले आओ इक्वेशन के, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर. ओके, इधर मैं लिखता हूँ जी स्क्वायर, ओवर में आ गया मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये r स्क्वायर को मैं इधर ले आऊँ, ये r और एक r नीचे है ये वाला. तो इस mv स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये नीचे जाके mv स्क्वायर इस तरह डिवाइड हो जाएगा. आई होप कि ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा. देखो इस r स्क्वायर को मैं जस्ट इधर लेके आया हूँ, ठीक है, और ये r स्क्वायर ऊपर चला गया, ये mv स्क्वायर इधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा. तो ये आपके पास, तो देखो एक r से r कट जाएगा तो सिर्फ एक r बचेगा और यहाँ पे बन जाएगा ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर. तो यहाँ देखो हम r की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास नोन है. यहाँ पे वेलोसिटी जो है इसको हम इन टर्म ऑफ nth वैल्यू लेके आएंगे. ठीक है, हम nth वैल्यू लेके आना चाहते हैं क्योंकि हमने एक बोहर का पॉस्टुलेट पढ़ा था, मैं आपको याद करवा देता हूँ. वो कहता था सिर्फ वही, इसको मैं कोई भी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं, उसने कहा था सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल होगा क्योंकि वी आर गोइंग टू फाइंड दी ऑर्बिट यानी कि रेडियस कि कितना डिस्टेंस है न्यूक्लियस से. तो उसने कहा था वही ऑर्बिट पॉसिबल होगा अपने एक पॉस्टुलेट में जिनका एंगुलर मोमेंटम mv/r इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का. ये पॉस्टुलेट मैं आपको लेक्चर नंबर 6 में बता चुका हूँ और इसको हमने जस्टिफाई भी किया था. ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है. तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास है mv/r जो कि nh/2 पाई के बराबर है. तो यहां से मैं v की वैल्यू निकाल सकता हूं. ये v की वैल्यू हमें नोन है लेकिन हम यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ इसकी जगह क्यों पुट करेंगे, मैं उसका आपको सिंपल लॉजिक बता देता हूँ. क्योंकि हमने एक रेडियस फाइंड नहीं करना इलेक्ट्रॉन के लिए, हमने उसके लिए nth ऑर्बिट वैल्यू फाइंड करनी, यानी पहला k शेल, फिर l, फिर m, n एंड सो ऑन. तो इसलिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं. तो यहाँ से v की स्टूडेंट्स आप वैल्यू निकालो. तो v की वैल्यू m और r को दूसरी तरफ भेज दो तो n/h ओवर में 2 पाई और ये जो m है और ये जो r है नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे ना यहाँ पे, है ना, तो ये डिवाइड हो गए. तो अब आप चेक करो ये किसकी वैल्यू आ गई है, v की. लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, v स्क्वायर. अच्छा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके 1/v स्क्वायर, इस तरह भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पे मुझे v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्योंकि इधर v स्क्वायर है, तो इसको v स्क्वायर करें स्टूडेंट्स आप. तो v स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे n का भी स्क्वायर हो जाएगा, h का भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर और r का स्क्वायर होगा r स्क्वायर. ये भी स्टेप आपको समझ आ गया होगा. लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ v है यानी 1/v स्क्वायर है, तो इसको भी आप 1/v स्क्वायर ले लो. तो यहाँ इसको मैं अगर 1/v स्क्वायर लूँ तो ये मेरे पास सारी वैल्यू उल्ट हो जाएगी, यानी ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा. तो 4 ऊपर चला गया, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर और नीचे मेरे पास क्या चीज़ आ गई है, n स्क्वायर h स्क्वायर. ये स्टेप सबको समझ आ गया ना. तो देखें अब जस्ट आप ये 1/v स्क्वायर की जो वैल्यू दिस इक्वेशन 2 में पुट कर दो आप. तो पुट द वैल्यू ऑफ 1/v स्क्वायर, पुट वैल्यू ऑफ 1/v स्क्वायर इन इक्वेशन 2. तो पुट करो स्टूडेंट्स आप, r हमारे पास आ जाएगा किसके वाला, बराबर जी स्क्वायर ओवर ये हमारे पास था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m और यहाँ पे ये देखो सारे 1/v स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आई हुई है, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर और n स्क्वायर h स्क्वायर. तो ये यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ. तो यहाँ पे पुट करो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर ओवर में आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर. सो जस्ट आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो चीज़ें कट रही हैं वो काट दें, जो चीज़ें कट सकती हैं उनको काट दें. देखें एक तो मेरे पास ये पाई से ये स्क्वायर कट जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, और ये 4 से 4 कट जाएगा, है ना, और इसी तरह ये m से एक स्क्वायर कट जाएगा. तो अब इसको दोबारा रीअरेंज कर लें थोड़ा सा. r इज इक्वल टू आ गया
जी ई स्क्वायर ओवर, ये 4 खत्म हो गया, पाई खत्म हो गया, एप्सिलॉन नॉट बचा सिर्फ, नीचे है एन स्क्वायर, फिर है एच स्क्वायर ये वाला, ठीक है, और ऊपर क्या बच गया है, देखो पाई बचा है, एम बचा है और आर स्क्वायर बचा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई एम आर स्क्वायर। अब एक और मसला बन गया हमारे लिए, वो क्या बोला, क्योंकि हम तो आर की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, एक और आर आ गया यहाँ पे, चेक करो, एक आर ये और ये आर स्क्वायर। अब फिर से वही काम करेंगे जो हमने पहले किया, तो आप इस आर स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, ठीक है, ताकि ये सिंगल आर में हम इसको कन्वर्ट कर सकें। तो मेरे पास आर था, इस आर को मैं यहाँ पे ले आया तो नीचे आर स्क्वायर हो गया, ऊपर क्या बचा अब जेड ई स्क्वायर पाई एम ओवर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। तो देखो एक ये स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, 1 ओवर आर जी ई स्क्वायर पाई एम ओवर में आ गया एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल ऑफ आर है, तो हम इसको अगर आर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट्स इसको मैं थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इधर से ये इरेज करना है, देखो। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हैं, पॉज करके उसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। दोबारा देखें, हम ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो हम इस रेडियस से इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड करना चाहते हैं आर। तो बाकी सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बताया, मैंने फिर बताया आपने कूलम्स लॉ यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। कूलम्स लॉ के मुताबिक ये मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया था। यहाँ पे जो Q1 है वो ZE पॉजिटिव है और Q2 E नेगेटिव है। फिर मैंने क्या किया, जस्ट R की वैल्यू निकाली यहाँ पे, किसकी वैल्यू भला, R की वैल्यू। और एप्सिलॉन नॉट मैंने बताया परमिटिविटी ऑफ एयर है, और यहाँ पे जो फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल है, तो वो मैंने यहाँ पे पुट किया। जस्ट यहाँ पे R को मैंने फाइंड किया। फिर मेरे पास मसला आ गया था V स्क्वायर का, तो मैंने वन ऑफ दी पॉस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल वही यूज़ किया, MB_R = NH/2 पाई के मुताबिक। हमारे पास यहाँ पे V की वैल्यू कुछ ये बनी थी, जिसका मैंने स्क्वायर करके ये बनाई। फिर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, तो 1/V² की वैल्यू ये बनी, वो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट की। पुट करने के बाद मेरे पास जो R की वैल्यू ये आई थी, लेकिन यहाँ पे एक और R आ गया था, वो मैंने उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो 1/R ये बराबर आ गया। तो मैं इसका आगे लेके चलता हूँ, देखें इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम उसी को R लिख सकते हैं। अगर मैं उसको R लिखना चाहूँ तो बताओ क्या आ जाएगा। देखो नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर चले जाएंगी ये वाली, और ऊपर वाली वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी। तो मेरे पास ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जी ई स्क्वायर, और साथ में बना पाई एम। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे और नोट करो, ये Z मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर है, तो बोहर ने ये सारा काम हाइड्रोजन एटम के लिए किया था। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पे हम Z को 1 ले सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, Z = 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। सो मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद आ जाएगा एच स्क्वायर ओवर में Z की जगह 1 आ गया, तो सिर्फ बचा E स्क्वायर पाई एम, और ये जो n स्क्वायर है इसको मैं इस तरह बाहर लिख लेता हूँ। देखो सिर्फ एक ही वैल्यू है जो यहाँ पे वेरिएबल है, और वो क्या है, यहाँ पे n स्क्वायर है। ओके, बाकी ये भी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी नोन है, जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दी थी। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, वो वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। उसके बाद पाई की वैल्यू भी फिक्स है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है। तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करेंगे, जो कि आपने पुट करके नहीं निकालनी, आपने जस्ट वैसे ही इसको रट्टा मार के याद रखना है, और वो वैल्यू आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो आएगी हमारे पास 0.529 × 10⁻⁻10 मीटर इंटू n स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया n स्क्वायर यहाँ पे वेरिएबल है, n स्क्वायर यहाँ पे वेरिएबल है, और ये जो वैल्यू n है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यानी अगर ये वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास शेल k होगा, अगर 2 होगी तो l होगा, इस तरह सोन। मैं भी इस पे आता हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसे आपने ये सारे पैरामीटर्स की वैल्यू ये याद रख लेनी, 0.529 × 10⁻⁻10 मीटर, और याद रखना 10⁻⁻10 जो होता है ये एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये प्रीफिक्स है हमारे पास एंगस्ट्रॉम, उसके बराबर होता है। मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ डिटेल में। टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से करोगे ना तो फिर ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, R = 0.529, और यहाँ पे
इंटू ये सारा लिखने के बजाय ये वाला मैं यहाँ पे एंगस्ट्रॉम लिख देता हूँ, क्योंकि एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 ही मीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा साथ n स्क्वायर। आई होप कि ये समझ आ गया क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो इस 10⁻⁻10 मीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगस्ट्रॉम लिख दिया। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर हम यहाँ पे के शेल का रेडियस निकालना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बोहर्स फार्मूला, तो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए शेल कौन सा होएगा स्टूडेंट्स, यस के शेल होगा, ठीक है। तो इफ वी गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस फॉर के शेल, देन वी विल पुट n इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। तो n स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो इसकी जगह 1 पुट करो आप। तो r देखो यहाँ पे भी एक बात और याद रखनी है, जैसे यहाँ पे n आया था ना, देखें किधर गया वो, ये देखें, जैसे यहाँ पे n आया था तो रेडियस भी nth रेडियस बन गया था। तो ये साथ आपने n की वैल्यू लिखते जाना है, ओके। ये रेडियस के लिए nth की वैल्यू आपने लिखते जाना है। तो ये वैल्यू हमारे पास रेडियस nth के लिए है, किसी भी रेडियस 1 2 3 4 किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। तो जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये रेडियस 1 कहलाएगा, फर्स्ट रेडियस, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे n स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास पहला जो रेडियस आएगा वो आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। न्यूक्लियस से के शेल का जो फासला है अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल वो इतना है। और स्टूडेंट्स याद रखना, बाद में जो मॉडर्न रिसर्च है वो भी हमें यही डिस्टेंस बताती है, जो मुख्तलिफ तरह की स्टडीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट्स इसको फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास k के बाद l शेल होता है, तो ये l शेल का डिस्टेंस होगा, ओके। तो यू विल पुट n इज इक्वल टू 2 यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर आपको पता है, देखो 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 2⁻², यानी इसका स्क्वायर। तो ये 4 बनेगा, 4 को इससे आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2.11 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास आ गई है, सॉरी ये R1 नहीं होगा, ये R2 होगा। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई है जी, R2 की वैल्यू, ऑलराइट। इसी तरह आप निकाल सकते हैं R3, R4, R5। तो सपोज करो अगर आप फॉर n इज इक्वल टू 3 निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास शेल कौन सा होगा, देखो के l के बाद कौन सा शेल आता है, m शेल आता है, ठीक है। तो m शेल के लिए अगर आप रेडियस फाइंड करना चाहते हो तो आप n को 3 पुट करोगे तो हमारे पास R3 हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम था, एंगस्ट्रॉम तो यहाँ पे आएगा ही, और साथ में क्या आ जाएगा 3⁻²। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो जस्ट 9 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.75 एंगस्ट्रॉम। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, ठीक हो गया ना। ये वैल्यूज आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। तो R3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4.75। अच्छा, यहाँ पे लास्ट पे इसने एक बात लिखी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है, ये हमारे पास पहला शेल K है, ये दूसरा L शेल है, और इसी तरह ये तीसरा इस तरह। तो ये हमारे पास है K शेल, L शेल और ये M शेल। तो अगर आप ये वाला डिस्टेंस देखो ना न्यूक्लियस का K के साथ, और फिर इसी तरह K के बाद ये वाला L वाला डिस्टेंस, और फिर L से बाद में M वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है। यानी K शेल का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो सबसे थोड़ा है, लेकिन जो L शेल का डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो तो ज़्यादा है ही, लेकिन अब ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है ना K और L के दरमियान, वो पहले वाले डिस्टेंस से बढ़ गया है। इसी तरह अब जो L और M के दरमियान डिस्टेंस आएगा ये वाला, वो K और L वाले डिस्टेंस से भी ज़्यादा होगा। मैं इसको थोड़ा जस्टिफाई कर देता हूँ, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको बता भी देता हूँ। देखें इसका मतलब क्या है, लास्ट पे एक उसने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, अक्सर स्टूडेंट्स को वो समझ नहीं आता, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आपने देख लेना है। अभी देखें उसने ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो हमारे पास R, चलो पहले मैं इस तरह R4 माइनस R3, इसी तरह R2 माइनस R1, और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ Rn माइनस Rn माइनस 1, ये उल्टा हो गया, ये साइन जो है वो इस तरफ आएगा ऐसे, ठीक है।
तो बताने का आपको यहाँ पे मकसद ये है कि जो हमारे पास ये R3 का जो R2 से डिस्टेंस आएगा, देखो मैं अगर R3 में से R2 माइनस करूँ, यानी यहाँ पे R4 माइनस, यहाँ पे आना था R3 माइनस R2 और फिर आना था R2 माइनस R1, ये इस तरह बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं R3 का डिफरेंस फाइंड करूँ किससे, R2 से, यानी यहाँ पे मैंने R3 की वैल्यू क्या ली हुई है, देखो ये आई है मेरे पास 4.75, इससे मैं क्या माइनस करूँगा, ये वाला 2.11, तो जो इसका आंसर आएगा ना वो तकरीबन आपके पास आ जाएगा 2.6 के राउंड अबाउट। मैं ये राउंड वैल्यू लिख रहा हूँ, तकरीबन ये आएगा, ठीक है। यही डिस्टेंस अगर आप फाइंड करोगे ना R2 माइनस R1 का, यानी ये वाला करके देखें आप, R2 हमारे पास कितना है, ये 2.11, और इससे माइनस ये करें तो 2.11 माइनस 0.529, तो ये मेरे ये एंगस्ट्रॉम में आ रहा है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा ये तकरीबन 1.6 के राउंड अबाउट आएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे आप यहाँ पे एक बात बताएं, गौर से देखें इस बात को, कि जो हमारे पास R3 का R2 से डिस्टेंस आया है, ये डिफरेंस आया है, वो कितना है 2.6, ये ज़्यादा है। लेकिन जो हमारे पास R2 का R1 से डिफरेंस आया वो कम है 1.6। इसी तरह जो R4 का डिफरेंस आएगा R3 से वो और ज़्यादा होगा इस वाली वैल्यू से भी। और इसी तरह अगर हमारे पास 10th वैल्यू सपोज करो 10th वैल्यू है, तो 10th वैल्यू में से अगर हम 9th वैल्यू माइनस करेंगे तो वो भी ज़्यादा आएगी बाकी सारी वैल्यू से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने देखा कि किस तरह हम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स फार्मूला। आई होप के लेक्चर समझ आ गया होगा, नोट कर लेना है इसको, बुक से भी रीड कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।